आप यकीन करें ना करें, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है, पहली बार कंवल के ऊपर जो है वो मुसलमान वोट पड़ा है, चाहे वो अजीत दादा की वजह से पड़ा हो, चाहे अच्छे कैंडिडेट की वजह से पड़ा हो। तो आप इस गुमान में नहीं रहना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि भाई मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो हमारा वोटर है। ये हम पंकजा मुंडे शिकवा ने भी बहुत बोल्ड स्टैंड लिया था आपके यहाँ। जिस समाज को 98% वोट लेने के बाद भी आपने किनारे कर दिया, जीरो पे लेकर आ गए, लोकसभा में जीरो, राज्यसभा में जीरो, विधान परिषद में जीरो, विधानसभा के अंदर 2%। तो अब सोचो वो समाज को आप क्या उम्मीद करते हो कि क्यों आपके साथ टिकेगा, क्यों आपके साथ रहेगा। हमें ऐसा लग चुनाव हार रहे हैं। तो मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता जब ये फील कर रहा था जमीन पर, मैं हकीकत में कांग्रेस पार्टी में क्यों हूं, किसी जनरल सेक्रेटरी की वजह से नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में अगर हूं आज की तारीख में, जिस राजनीति को मैंने पिछले 15-20 सालों में देखा है, राजनीति में 2007 में सक्रिय होने के बाद में आज तकरीबन आप 50 साल के तजुर्बे की बात कर रहे हैं। आपके जनरल सेक्रेटरीज पर यह आरोप लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, नेताओं से मिलते नहीं, लीडरों से मिलते नहीं, जनता से मिलते नहीं, वर्कर से मिलते नहीं। हमारा वोटर अगर एक बार चला गया तो लौट के नहीं आता है, भारत का इतिहास है। और वही कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रह के कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का वोटर है वो उसको आदत पड़ जाए कि वो मशाल पे वोट देने वाला बन जाए या साइकिल पे वोट देने वाला बन जाए। एक बार हमारा वोटर हमारे हाथ से चला गया, झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुफियान वानू साहब मौजूद हैं। सुफियान वानू साहब लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दर्शकों ने देखा होगा कि इन्होंने अपने खून से कांग्रेस की उस वक्त की अध्यक्षा तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिमांड की थी और पार्टी को मजबूत करने को लेकर के काफी कार्यरत हैं। लेकिन लगातार ये चाह रहे हैं कि इनको विधानसभा चुनाव का टिकट भी मिले, लेकिन अभी तक ये नाकाम रहे और लगातार जो है एज इलेक्टेड पार्षद बीएमसी में कांग्रेस पार्टी की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। सुफियान साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। सुफियान साहब, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल है। नतीजे आने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी हो या आपके घटक दल हो, जिस तरह से डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर आप ऑफिशियली बोलें तो इन नतीजों का किसी ने भी तस्वुर नहीं किया था। खास तौर पर सभा इलेक्शन जो हम 6 महीना पहले जिस माहौल से गुजरे कि पूरे देश पार्टी को जो है एक बहुत प्रतिशत मिला, लेकिन महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट किया। और वो जो कह रहे थे कि पूरी इंडिया अलायंस मिलकर महाराष्ट्र में 10 सीटें नहीं पार कर सकती, इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र में 31 सीटें पाई और वोटों का जो प्रतिशत था, जो फीसद था, वो भी आंकड़े बहुत ज्यादा थे। तो 6 महीने में ऐसी क्या चीजें हो गई कि हम अर्श से दूसरी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को डैमेज किया। हमारा अपने आप पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर तब्दील हो गया। हमारी हार की मतलब सबसे बड़ी वो यही रही कि हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और अपना रखना, अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है दो तमाम पार्टियों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। जब हम जीत रहे हैं तो जीतने में मेरा हिस्सा ज्यादा हो, तो मेरा हिस्सा कब ज्यादा होगा? जब हर पार्टी, हर नेता इस बात की कोशिश में लगा रहा कि मेरे पक्ष की, मेरी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और इसी पर वो मौकूफ नहीं रहे, बल्कि जब सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो कहीं ना कहीं ये बातें भी चली कि भाई कांग्रेस की ज्यादा आनी चाहिए। तो कैसे ज्यादा आएगी? जब सेना की कम होगी तो कांग्रेस की ज्यादा आएगी, या राष्ट्रवादी की कम होगी तो कांग्रेस की ज्यादा आएगी। ये आपस की मतभेद जो है, आपस की गुटबाजी जो है, अच्छी सीटों का छोड़ देना और ऐसी सीटों पर लड़ना कि जो उस पार्टी के लिए कहीं पर भी कन्विंस नहीं थी, ये बहुत बुनियादी वजूहात रही। हम कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक पे बात करें, चाहे उसको ईवीएम पे ढकेले, मैं ये नहीं कहता कि भाई ईवीएम का अमल दखल नहीं रहा। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं और जो इसके माहिरीन हैं उनकी जो बातें सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक शक और शुबे की गुंजाइश जरूर है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी हुई होगी। लेकिन चूंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पे थे, हमने चुनाव अपनी आंखों से देखा है और एक सियासी बसीरत रखते हैं, कई सालों से चुनकर आ रहे हैं, तो सियासत स्मेल कर सकते हैं। और चुनावी जो माहौल रहता है, तो जब हम गलियों में घूम रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं ये स्मेल आ रही थी
कि हम चुनाव जैसा लोकसभा में लड़े वैसा हम विधानसभा में नहीं लड़े, जो चाहे वो और ये इसमें हमको सिर्फ चुनाव के 15 दिन लेकिन सुफियान साहब, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हारने के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर आपकी पार्टी है, चाहे वो आपके एलाइज दल हो, वो आपको निशाने पर ले रहे हैं, जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो भी आपको निशाने पर ले रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया था, कांग्रेस के अंदर ये हो गया था, कांग्रेस के अंदर वो हो गया था। वो कैसे आप लोग उसको डैमेज को कंट्रोल? आप ध्यान में रखिए कि जब आज इंसान जीतता है तो उसकी पसे कुछ चली जाती है, कोई उस पर डिस्कस नहीं करे, कोई उस पर बातचीत नहीं करे। अब जब हारता है, हार की जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, जीत में हिस्सा मांगने सब आते हैं। और ये एक फितरी तकाजा है, एक फितरी तरीका है कि इंसान हमेशा हार के जो ठेकरा जो है वो किसी और पे फोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले शिवसेना पे इल्जाम लगा रहे हैं, शिवसेना वाले कांग्रेस पे इल्जाम, राष्ट्रवादी पे शरद पवार पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि इज्तिमाई फैसला था, अगर जीतते तो सब जीतते, सबकी तारीफ होती, सबकी वाहवाही होती, तो हार में भी सबके सब बराबर के जिम्मेदार है। और जो वजूहात, बुनियादी वजूहात हमने इलेक्शन के दौरान गली कुचों में देखी कि हमारी लीडरशिप मतलब मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया अलायंस की लीडरशिप कह रहा हूं। इंडिया अलायंस की लीडरशिप जो है, चाहे उसमें समाजवादी भी हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें मतलब आम आदमी हो, जो भी हो, इंसान का जो कॉन्फिडेंस था वो सातवां आसमान छू रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। इवन हमारे जो उम्मीदवार हैं, मैंने अपने उम्मीदवारों को कई उम्मीदवारों को जब मैं गया, चूंकि मेरे दोस्त भी है संगठन में, इतने साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी समझाया। उनका भी एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया था आफ्टर लोकसभा। सबको जो नजर आ रहे थे, तो हम हर एक को मिलकर समझा रहे थे, हर एक को ये बात बता रहे थे कि भाई आप इन चीजों को, लोकसभा का चुनाव अलग था, वो परिस्थिति अलग थी, वो कंडीशन अलग थी। और फिर एक ट्रैप भी रहा जो आपने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे अल्फाज कहता हूं, मैं नहीं कहता मौलाना नोमानी साहब बराह रास्त इसमें मुलविस थे या उन पर बराह रास्त इल्जाम लगाना इतना मेरा ये नहीं है। लेकिन जो ट्रैप था, जो मराठा लीडरशिप के साथ मिलकर उन्होंने, और शुरू के मीटिंगों में मराठा समाज के जो आरक्षण का जो मुद्दा चला, उनके लीडरान भी आए, और जब पूरी महफिल तैयार कर दी गई तो एन मौके पर जो है वो समाज पे रह गए। उस वक्त मौलाना को भी ये कहना चाहिए था कि जब सारे पीछे हट गए, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन चूंकि वो, जब एक तरफ भाजपा इस मुद्दे को कैश कर रही थी, वोट जिहाद और इस तरह के जो है दुष्ट शब्दों से मौलाना को नवाजा जा रहा था, तो उस वक्त मौलाना ने क्यों नहीं पल्ला झाड़? बिल्कुल, मैंने आरोप लग रहा है कि भाजपा के इशारे पे उन्होंने काम किया। देखिए, मैं इस चीज को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। इलेक्शन के दौरान, चलते इलेक्शन के दौरान इकराम करते हैं, लेकिन हजरत सियासी बसीरत से इख्तिलाफ है। हजरत ने से पहले तो लिस्ट जाहिर, जब लिस्ट जाहिर भी की, से नाम लाए गए जो बहुत उसके आगे सवालिया निशान थे। जैसे उन्होंने कहा मिसाल दो, मैंने कहा 17 नाम मैं आपको ऐसे गिनाऊंगा कि जो विधानसभा चुनाव से पहले नए सेकुलर हुए थे, वो भाजपा से आए थे, भाजपा से टिकट नहीं मिला था, और उन्होंने यहाँ आकर जो है इंडिया अलायंस से टिकट लिया, महाविकास अघाड़ी से टिकट लिया, और मौलाना ने उनके मुकाबले में उन उम्मीद के जो मतलब, जैसे मिसाल दो मैं, जिशान जो है एक 27 साल का नौजवान, बेहतरीन एमएलए, उसके घर में हादसा हुआ, एक हमदर्दी की लहर, 5 साल अच्छा काम किया, चाहे वो बाबा के नाम से जीत कर आया हो, लेकिन 5 साल उसने अपने आप को साबित किया। और वरुण सरदेसाई की हिम्मत, ये सारी चीजें जो थी, वो हम जैसे जो कोताह नजर है उनके लिए बहुत जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा ट्रैप था जिसमें मौलाना, मैं समझता हूं, उसके शिकार हो गए। और भाजपा ने उसका जो ध्रुवीकरण जो करना था, उनको जो पोलराइज करना था कि भाई इस दावे के नाम पर मुसलमान तो एक नहीं हुए, लेकिन हमारे हिंदू भाई एक हो गए, उसकी कोशिश जो उन्होंने एक शरीयत और साजिश रची थी, उसमें वो कामयाब नहीं। अब उन्हीं मौलाना पर जो है भाजपा कह रही है कि इन पे एक्शन होना चाहिए, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे इसलिए कहा ना कि मौलाना को इस्तेमाल नहीं किया गया, शायद ये ट्रैप के मौलाना इस्तेमाल हो गए अनजाने में। और ये कहानी शुरू हुई थी मराठा समाज और मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, और जो शुरू के मीटिंग, वो जो समाज था जिनके आरक्षण में हमदर्दी में जुड़ा था, और जिनकी वजह से लोकसभा के इतने अच्छे रिजल्ट आए थे, परिणाम आए थे, तो वो मराठा समाज जो है एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं पीछे हट गया और मौलाना अकेले रह गए। अब वो क्यों हटा, किसने हटाया, हटा या हटाया गया, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान के दायरे में है। लेकिन मौलाना शिकार हो गए और हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और हम इंडिया अलायंस जो है,
जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि अभी आपके यहाँ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी नाराज जी नजर आए, खड़गे साहब नाराज नजर आए। राहुल गांधी ने खड़गे साहब से कहा कि आप एक्शन लीजिए। तो एक्शन किस जी। पर लेंगे? शीर्ष नेतृत्व पर ही जब आपके यहाँ सवाल उठ रहा है, कोई शीर्ष लीडर जो है सिंगल लीडर की लीडरशिप आपके शीर्ष नेतृत्व का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आपस में ही सर फुटअव्वल हो रहा है आपके यहाँ, तो जनता कैसे विश्वास कर लेगी आप लोगों पर? कम से कम भाजपा में ये किया है कि मोदी जो कह देते हैं वो सब मान लेते हैं। इस बात को तो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जैसे मैं अभी भी आपसे एक बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने इससे पहले भी अनेक लोगों को कही कि हमसे जो गलतियां छत्तीसगढ़ में हुई, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे थे, जीतते जीतते हार गए, वही गलतियां राजस्थान में भी हुई, वही गलतियां हरियाणा में भी हुई, वही गलतियां महाराष्ट्र में भी हुई। तो एक ही गलती से बार बार चुनाव अगर हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। अभी जो लोग ईवीएम के ऊपर ठेकरा फोड़ रहे हैं उनसे कही ठीक है, ईवीएम का जो है वो देखा जाएगा, उस पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए जो चीज होनी चाहिए वो होगी। अगर चुनाव जीतते तो फायदा होता, आप मंत्री बन पद मिलता। अब चुनाव हारे हैं तो यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी कि वो समाज, वो संगठन कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना करें। तो जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी, जिन लोगों की वजह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिन लोगों के नेतृत्व में, जिन लोगों की राय पर चुनाव लड़े गए और जिन लोगों के चुनाव लड़ने के बाद परिणाम गलत आए, तो जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी उस वक्त तक संगठन में सुधार के दूर दूर तक कोई जो है रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। तो हरियाणा में जो चीजें हुई दुनिया को पता है, संगठन को पता है क्यों हरियाणा, मतलब किस तरह की अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं? उनको शेक कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए? मैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप जीते तो आपको रिवॉर्ड मिलता। अब अगर आपके नेतृत्व में हार हुई है तो आप स्टेप डाउन करें, आप अपने पद छोड़ें, नए लोगों को मौका दें, उनको आगे आने का मौका दें, उनको जिम्मेदारियां संभालने का मौका दें। अगर चुनाव जीतते तो आप मंत्री बनते, आप अगर चुनाव हारे हैं तो उसका ठेकरा आप ईवीएम पे नहीं फोड़ सकते। मतलब मैं आपसे कहूं, सियासी बसीरत जो छोटी मोटी मुझे है, मैं चुनाव में जो गलियों में घूम रहा था, मुझे हमारी इंडिया अलायंस की हार गलियों में नजर आ रही। हमें ऐसा लग चुनाव हार रहे हैं, तो मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता जब ये फील कर रहा था जमीन पर, तो इतना बड़ा नेतृत्व जिनको 50-50 साल का तजुर्बा है राजनीति का, क्या उन्होंने फील नहीं किया होगा? आप 50 साल के तजुर्बे की बात कर रहे हैं, आपके जनरल सेक्रेटरीज पर यह आरोप लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, नेताओं से मिलते नहीं, लीडरों से मिलते नहीं, जनता से मिलते नहीं, वर्कर से मिलते नहीं। अब 24 अकबर रोड पे चले जाइए, आपके यहाँ यही हालत है। बिल्कुल ये बात सही है। जो चीजें हम लोग चाहते हैं, जो चीजें स्पेशली राहुल जी चाहते हैं, मैं हकीकत में कांग्रेस पार्टी में क्यों हूं, किसी जनरल सेक्रेटरी की वजह से नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में अगर हूं आज की तारीख में, जिस राजनीति को मैंने पिछले 15-20 सालों में देखा है, राजनीति में 2007 में सक्रिय होने के बाद में आज तकरीबन राहुल गांधी जैसा बंदा जो अब कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो चीज हमको प्रेरित, उनका जूझना है। कन्याकुमारी पैदल चल गया, हम अगर एसी के रूम से अगर बाहर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये संगठन को कमजोर ही हम कर रहे हैं। तो जो चीजें कंटिन्यूसली हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। इसे हम लोगों ने कहा जानबूझकर ऐसी सीटें ने ली कि जो कांग्रेस नहीं जीत सकती थी। मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में 36 विधानसभा है, 36 में से 6 विधानसभा ऐसी है जो बिल्कुल डेड थी, जो बिल्कुल जीतने की पोजीशन में हम नहीं थे। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो 6 सीटें काउंट ही नहीं की जाएगी। सारी सीटें 6 सीटें जो है 2-2 करके तीनों पार्टियां अपने, आप यकीन करेंगे उन्होंने दिया। किसकी राय पर यह फैसला हुआ? जिसकी राय पर यह फैसला हुआ उससे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक मुस्लिम वोट वाली जितनी सीटें थी वो सब के सब अलायंस पार्टनर, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां दे देते हैं, वो उठा के समाजवादी चाहिए, दलित वोट के लिए प्रकाश अम्बेडकर चाहिए, तो फिर दलित जो आपकी पार्टियों में है वो क्यों है? आप उनको क्यों नहीं आगे लाना चाहते? उनको क्यों एक ही लीडरशिप? नसीम खान आए 99 में, आज सिंगल एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप आपने नहीं की। कहीं ये चीज थमनी चाहिए और जिन लोगों ने ये राय दी है उनकी होना चाहिए। कुछ लोगों की ये साजी मुंबई में कि हम 4 हैं, हम 5 हैं, 5 ही रहे, छठा नहीं आए। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि लीडरशिप डेवलप होगी तो हिस्सेदारी होगी, बांटा करना पड़ेगा, ये हमने ली जो हम हार जाएं। इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मैं बिल्कुल ये जो है डंके की चोट पर ये बात रखता हूं। तो इस सुफियान साहब एक आखिरी चीज ये बताएं, इसके लिए क्या आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की? आपने उनको पत्र लिखा क्योंकि आप एक बेबाक लीडर हैं? आपने पहली बार अपने खून से पत्र लिख दिया था?
हम लोगों ने पिछली बार मैं 2014 से टिकट मांग रहा हूँ। 2014 में मैंने जिस सीट से टिकट मांगी, जहां से मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मुझसे कहा गया कि ये सीट जो है आपके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि आपकी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर कम है, नंबर्स नहीं बैठते हैं, इसके लिए आपको यहाँ मौका नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा ठीक है। 2019 में मैंने उस सीट पे सीट मांगी जहां पे नंबर्स बैठते थे, हमारी कम्युनिटी के लोग जो हम सियासी आंकड़े कहते हैं वो वहां बैठते थे, हमने वहां सीट मांगी तो वो सीट उठा के आपने जो है वो समाजवादी को दे दी। अब फिर 2024 में हमने वो सीट मांगी जहां नंबर्स बैठते थे, आंकड़े बैठते थे, वो सीट उठा के आपने जो है वो शिवसेना को दे दी। तो मेरा हमारे शीर्ष नेतृत्व से, अभी से नहीं, पिछले, हमारा वोटर अगर आज की तारीख में अगर आप मजबूर कर रहे हो पार्टी को वोट करने के लिए, तो आने वाले 5-10 सालों में हमारा हाल वही होगा जो उत्तर प्रदेश में और बिहार में हो गया कि वहां लोगों को समाजवादी को और आरजेडी को वोट देने की आदत हो गई। हमारा वोटर अगर एक बार चला गया तो लौट के नहीं आता है, भारत का इतिहास है। और वही कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रह के कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का वोटर है वो उसको आदत पड़ जाए कि वो मशाल पे वोट देने वाला बन जाए या साइकिल पे वोट देने वाला बन जाए। एक बार हमारा वोटर हमारे हाथ से चला गया तो वो हमारे पास लौट के नहीं आता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा शेष नेतृत्व इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहा है। और हमने बातें जो है पार्टी मीटिंग्स में भी कही, बहुत ताकत के साथ कही, और दिल्ली में भी ये लिखा, दिल्ली में भी ये बोला, लेकिन पता नहीं क्या चीजें हैं। कौन राहुल जी कहते हैं, राहुल जी की तरफ से आपने खबर सुनी होंगी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत नाराज हो गए थे। एक सीसी की मीटिंग के अंदर राहुल जी उठकर चले गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र की लीडरशिप को डांट भी पिलाई। एक्शन के बाद में भी उसको किसी लेवल पर सेटल कर दिया गया। तो जिन लोगों ने वो सेटल किया है उनकी अभी अकाउंटेबिलिटी, पार्टी को अगर आगे पार्टी को जिंदा रखना है तो उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। मुझे बरसात कहना पड़ता है, महाराष्ट्र में 2 करोड़ वो बहुत बड़ा है। लेकिन आप, मुझे अफसोस, मुझे मेरी कम्युनिटी के लोग पूछते हैं, मैं जब कहीं जाता हूं जीरो कर दिया, कहा नहीं हम उसके महाराष्ट्र के अंदर जीरो है। राज्यसभा में भी एक है, वो भी यूपी से, महाराष्ट्र के 2 करोड़ में से है। लोकसभा में 288 में से 11 टिकट दिए, मतलब 5%, और उसमें से जीत कर आए 2%। मतलब जो समाज आपको 9 है उसको आप 10% रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर आप इस दूसरे को ये नहीं कह सकते हो कि ये ए टीम है और ये बी टीम है। ये आपकी कमियां हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख में एमआईएम ने 8 लाख वोट महाराष्ट्र में खाए हैं। उनके 16 कैंडिडेट लड़े लेकिन 8 लाख वोट पाए वो। हाँ, मशाल ने जो है, शिवसेना, आप यकीन करें ना करें, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है पहली बार कंवल के ऊपर जो है वो मुसलमान वोट पड़ा है, चाहे वो अजीत दादा की वजह से पड़ा हो, चाहे अच्छे कैंडिडेट की वजह से पड़ा हो। तो आप इस गुमान में नहीं रहना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि भाई मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो हमारा वोटर है। पंकजा मुंडे ने भी बहुत बोल्ड स्टैंड लिया था आपके यहाँ। अरे बिल्कुल, मैं इस चीज को बहुत ताकत के साथ कह रहा हूं कि जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने की हमारी आदत हो गई है ना, कि ये समाज कहीं जाने वाला नहीं है, घूम फिर के हमारे पास आने वाला है। जिस समाज को 98% वोट लेने के बाद भी आपने किनारे कर दिया, जीरो पे लेकर आ गए, लोकसभा में जीरो, राज्यसभा में जीरो, विधान परिषद में जीरो, विधानसभा के अंदर 2%। तो अब सोचो वो समाज को आप क्या उम्मीद करते हो कि क्यों आपके साथ टिकेगा, क्यों आपके साथ रहेगा।